व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज, आज डेट हो चुकी है 11 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदले। जी हाँ गाइज, वो कहते हैं ना कि अगर सफलता ना मिल पा रही हो तो अपने लक्ष्यों को नहीं बल्कि अपने तरीकों को बदलें। जी हाँ गाइज, तरीकों को बदलें, अपने लक्ष्य को नहीं तरीकों को बदलें। अगर आपको लगता है कि आपके लक्ष्य आपके आपके प्रयासों से बड़े हैं तो अपने लक्ष्यों को छोटा मत कीजिए बल्कि अपने प्रयासों को बड़ा कीजिए। ठीक है गाइज, और साथ ही बहुत सारी मेहनत करते जाइए और अपने लक्ष्य को अचीव करते जाइए। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर आवर्स वीडियोस। ओके गाइज, तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन है जो है कि हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे की प्रबंधक इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के स्व घोषणा फॉर्म हेतु एक पोर्टल को विकसित किया है। तो गाइज यह है दिल्ली। गाइज दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या किया है कि जब भी कोई विदेशी हमारे देश में आएगा तो उनको 6 दिन मैक्सिमम 7 डेज के लिए क्या किया जाता था, क्वारंटाइन किया जाता था। 7 डेज के लिए क्या किया जाता था, क्वारंटाइन किया जाता था, संस्थागत क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्व घोषणा फॉर्म किसने जारी किया है, दिल्ली ने जारी किया है। एक पोर्टल है, यह विकसित किया है। तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा आपको और आपको वहाँ पे वो भरना है और उसमें पूरे प्रूफ के साथ दिखाना है कि मैं एकदम सही हूँ, मुझे कोई ऐसी ऐसी कोई संकेत नहीं है मेरे अंदर कि जिससे कि मुझे लगे कि मुझ में कोरोना वायरस के लक्षण हैं। तो गाइज इसमें स्व घोषणा फॉर्म में ये सब होगा। तो गाइज अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह फॉर्म भर के दे देता है तो उसको क्या नहीं करना होगा, 7 डेज का क्वारंटाइन नहीं करना होगा, संस्थागत क्वारंटाइन नहीं करना होगा। तो गाइज यह किसने शुरू किया है, दिल्ली ने शुरू किया है। और दिल्ली के इसी इसी जो इनिशिएटिव है इसके साथ दिल्ली ने एक और चीज़ क्या की थी कि दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना था। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना था, जो आपको याद रखना है। प्लाज्मा बैंक पहला कहाँ बना था, दिल्ली में बना था। ठीक है। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र है, मुंबई है, वहाँ पर क्या बना था, वहाँ पर क्या शुरू हुआ था कोविड-19 के चलते, वहाँ हुआ था प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो गाइस आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने वित्त पोषण की सुविधा के साथ कृषि अवसंरचना को कोष शुभारंभ किया है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है 1 लाख करोड़। जी हाँ, 1 लाख करोड़ के साथ कोष शुभारंभ किया है। किसके लिए, वित्त पोषण की सुविधा के लिए। वित्त पोषण यानी कि एग्रीकल्चर के लिए फंड प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया गया है, 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना के लिए क्या कोष शुभारंभ किया गया है। तो गाइज ये जो फंड होगा ये कृषि कृषि वित्त पोषण होगा किसके लिए, कृषि के लिए, कृषि अवसंरचना के लिए। वित्त फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फंड किस 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 काम आएगा ये, तो गाइज फंड 3 चीज़ों में काम आने वाला है। किस किस चीज़ों में, तो गाइज एक तो होगा कोल्ड स्टोरेज के लिए, सेकंड क्या होने वाला है, वेयर हाउस के लिए, यानी कि जहाँ पर सामान रखे जाते हैं, वेयर हाउसेस के लिए यानी कि गोदाम के लिए। और इसी के साथ जो थर्ड चीज़ है, प्रोसेसिंग यूनिट। इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या ये फंड काम आने वाला है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए काम आने वाला है। ठीक गाइज, और जो इसका लाभ उठाएंगे लोग, उनको कितने % की सब्सिडी दी जाएगी, 3% की सब्सिडी दी जाएगी। तो गाइज आपको याद रखना है। और गाइज इसी के साथ क्योंकि बात कृषि की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है, तो गाइज हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन, हमारे कृषि मंत्री। तो गाइज आपको याद रखना है कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में ट्राइफेड 6 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इस ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी, तो गाइज इसका आंसर होने वाला है
1987 में क्या हुआ था? ट्राइफेड की 6 अगस्त 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। तो गाइस ट्राइफेड क्या है? तो गाइस ट्राइफेड है ट्राइबल ट्राइफेड क्या है? फेडरेशन ट्राइबल फेडरेशन है क्या? ट्राइफेड, ठीक है गाइस, ट्राइबल फेडरेशन है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें ट्राइफेड में क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं, यानी कि आदिवासी होते हैं, जो अपने सामान डेवलप करते हैं, सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाते हैं। तो गाइस जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनके सामानों को प्रमोट करना, ट्राइबल्स के सामानों को प्रमोट करना क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है किसका? ट्राइबल फेडरेशन का। ट्राइबल्स के आदि मानवों के सामानों को क्या करना? प्रमोट करना, ताकि उनके सामानों की बिक्री हो सके, लोग उनके सामानों को जान सके और खरीद सकें, तो ताकि उनको बढ़ावा मिल सके। तो गाइस आपको याद रखना है ट्राइफेड के बारे में, ठीक है गाइस। तो इसने अभी 6 अगस्त को क्या बनाया गया था? अपना स्थापना दिवस बनाया था, इसलिए कहा था सुर्खियों में आया है, ठीक है। तो ट्राइफेड जो जो ट्राइफेड है, इसके मिनिस्टर कौन है? इसके हेड कौन है? हेड कौन है इसके ट्राइफेड के? तो गाइस प्रवीर कुमार इसके क्या हैं? इसके हेड हैं। किसके? इसके ट्राइफेड के कौन है हेड? प्रवीर कुमार इसके हेड हैं। और साथ ही ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि मंत्री कौन है? तो गाइस मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी आते रहते हैं अक्सर सुर्खियों में, तो आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा ट्राइबल मंत्री हैं, ठीक है गाइस, अर्जुन मुंडा, जो आपको रखनी है याद। तो गाइस इसने 1987 से 33वीं एनिवर्सरी बनाई है। और इस ओकेजन पे क्या किया गया है इसके लिए? तो गाइस इस ओकेजन पे क्या गया है कि ऑनलाइन ऑफिस नेटवर्क होगा। इसके लिए ऑनलाइन यानी कि डिजिटलाइज किया जा रहा है सभी चीज़ों को, तो इसमें यहाँ भी किया जा रहा है ऑनलाइन ऑफिस नेटवर्क होगा, जहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है, कोई भी जुड़ के कोई भी सामान ले सकता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है इनके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत सरकार ने नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। ऐसा करने वाला भारत है। गाइस ऐसा करने वाला यानी कि भारत सरकार ने नाविकों के लिए, जो नाविक क्या होते हैं गाइस? जो हमारी नाव चलाते हैं, नाव में बैठाकर हमें घुमाते हैं, वो होते हैं कौन? नाविक। तो इनके लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। ऐसे करने वाला भारत दुनिया का फर्स्ट इन द वर्ल्ड बन चुका है। कौन? हमारा भारत। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा कहाँ पर? घर पे बैठे बैठे क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा। किनके लिए? नाविकों के लिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको मिनिस्टर भी याद रखने हैं कि शिपिंग मिनिस्टर यानी कि पोत मंत्री कौन है? शिपिंग मिनिस्टर कौन है गाइस? शिपिंग मिनिस्टर है कौन? मनसुख मंडाविया है कौन? शिपिंग मिनिस्टर। तो गाइस आपको याद रखने हैं मनसुख मंडाविया कौन है? शिपिंग मिनिस्टर है। तो गाइस आपको याद रखने हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस आपको याद रखना है दुनिया में प्रथम देश बन गया है भारत। तो गाइस इसी के साथ हाल ही में पीएम निधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस जिसका आंसर देख लेते हैं हम कि पीएम निधि यानी कि गाइस स्वनिधि योजना जो कि अभी लॉन्च की गई थी। कब? स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस योजना के संबंध में सत्य कथन। तो गाइस स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को, यानी कि हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है स्वनिधि योजना की। और ये किसके लिए है? यह है रेहड़ी व पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। गए जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए क्या है? यह ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। तो गाइज यह भी सही है। और गाइज इसी के साथ यह योजना आत्मनिर्भर पैकेज का भाग है।
तो गाइज यह भी सही है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं। क्या स्वयं निधि योजना के लिए ये सभी कथन सत्य हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 जून। आपको याद रखना है गाइज, 1 जून 2020 को ही हाल ही में इसकी स्वयं निधि योजना, पीएम स्वयं निधि योजना, तो आपको याद रखना है पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई है। यह रेडी व पटरी वालों को ऋण उपलब्ध लोन देने के लिए है ये, और साथ ही ये योजना आत्मनिर्भर पैकेज का भाग है। निर्भर पैकेज का क्या है? ये भाग है। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि। ठीक है गाइज। और इसमें क्या होगा कि जो ये जो वेंडर्स होते हैं, इनको क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनको लोन दिया जाएगा। कितना? 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और इसी के साथ 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, और इसी के साथ यदि वो लोन एक साल के लिए दिया जाएगा, 1 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा। और यदि वो 1 साल के अंदर लोन चुकाते हैं तो उनको कितनी? 7% की सब्सिडी दी जाएगी, 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो गाइज आपको याद रखना है ये सभी बातें। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है विदेशी मुद्रा भंडार नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस भंडार के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है गाइज विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, यानी कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो डेली बढ़ रहा है। तो गाइज इसके संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो गाइज यह भंडार वित्त मंत्रालय द्वारा रक्षित किया जाता है। नहीं गाइज, यह हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व किया जाता है, रक्षित किया जाता है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक है। और साथ ही भंडार के बढ़ने का कारण भारत दूसरा क्रूड ऑयल का निर्यात बढ़ जाना है। तो गाइज ये गलत है। ठीक है, और इसी के साथ यह भंडार 31 जुलाई 2020 को 530 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। तो गाइज जो हमारा हाल ही में जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है गाइज? 535 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार है। तो 31 जुलाई के बाद 2020 को 530 अरब डॉलर पार कर गया, और अब कितना है? 535 क्या है? अरब डॉलर का अब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, 535 अरब डॉलर का हमारा FER है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ आपको जान लेना है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता कैसे है। तो बढ़ता कैसे है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कैसे इंक्रीज होता है। तो गाइस इंक्रीज कैसे होता है? 4 इसके पैरामीटर्स होते हैं। तो गाइस 4 पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं? तो गाइस एक आता है गोल्ड पैरामीटर है इसका एक, कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा। तो और गाइस इसी के साथ फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा जिसके पास ज़्यादा होगी उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा। थर्ड है सेकंड ये हो गया। थर्ड है SDR गाइस आपको याद रखना है। SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो गाइस यह 5 देशों की मुद्रा है जो कहाँ पर है? IMF में है। SDR जो आपको याद रखना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, और इसी के साथ रिजर्व इन IMF, यानी कि हमारे IMF बैंक जो कि वॉशिंगटन में है, वर्ल्ड बैंक और IMF ट्विंस हैं। तो गाइज ये रिजर्व हमारा IMF में कितना रिजर्व है हमारा पैसा कहाँ पर? IMF में। तो गाइज ये 4 बेस होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नापा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह भंडार 31 जुलाई 2020 को 530 करोड़ अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। तो गाइज ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन के निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। तो गाइस ये भी है द वैक्सीन अलायंस के साथ, गाइस ये भी है, और
गावी यानी कि GAVI, गावी के साथ। तो गाइस इन तीनों के साथ ही किसने, हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ पर है, पुणे का यह इंस्टीट्यूट है, पुणे का इंस्टीट्यूट है गाइज, आपको याद रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट आजकल बहुत ही चर्चाओं में है, तो गाइज आपसे इसका पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो गाइज पुणे में यह स्थित है। ठीक है, तो पुणे में स्थित है कौन, सीरम इंस्टीट्यूट। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट को किसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो गाइज जो ऑक्सफोर्ड ने जो वैक्सीन बनाई थी, क्या नाम था उसका, कोविशील्ड। कोविशील्ड जो किसने, ऑक्सफोर्ड, जो कि यूके की क्या है, एक यूनिवर्सिटी है कोविशील्ड, उसने एक वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड नाम से, जिसकी इसको डोज बनानी है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट को डोज बनानी है कोविशील्ड की। ठीक है, और किसने बनाई थी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई थी। तो गाइज आपको याद रखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ कोविशील्ड की, इसको ऑक्सफोर्ड ने किसको जिम्मेदारी दी थी, तो कोविशील्ड की किसको जिम्मेदारी दी थी, सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दी थी। ठीक है, इस डोज बनाने की, तो जो जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने 10 करोड़ डोज बनाने की के लिए किसके साथ समझौता किया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, द वैक्सीन अलायंस के साथ, और गावी के साथ। तो गाइज इन तीनों के साथ इसने क्या किया है, समझौता हस्ताक्षर किया है। और इसी के साथ गाइज जान लीजिए कि गावी क्या है। गावी क्या है, तो गाइज गावी को आपको जान लेना है कि ग्लोबल ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो गाइस ठीक है, आपको याद रखना है ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। तो गाइस आपको याद रखना है कि गावी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में ICC ने पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है। तो गाइस T20 पुरुष T20 विश्व कप शुरू होने वाले हैं, ICC ने जिसकी घोषणा की है, कहाँ पर होने वाले हैं, तो हमारे भारत में ये होने वाले हैं, हमारे भारत में होने वाले हैं T20 ठीक है गाइस, 21 में, यानी कि 2021 में कहाँ होंगे T20 पुरुष, कहाँ होंगे, भारत में होंगे। ठीक है, उससे पहले 2020 में कहाँ होने थे, 2020 में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पोस्टपोन करके कब कर दिए गए हैं, 2022 में, यानी कि 2020 में जो T20 होने वाले थे वो अब 2022 में होंगे, कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, सबको याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति घोषित की है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है मॉरिशस। जी हाँ गाइस, मॉरिशस ने ऑयल स्पिल के चलते, यानी कि मॉरिशस जो एक आइलैंड है, वो कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में स्थित है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो महासागर होते हैं वो 5 महासागर होते हैं, उनके साथ उसमें से जो हिंद महासागर है वहाँ पर ऑयल स्पिल की घटना सामने आई है। ऑयल स्पिल क्या होता है देख लेते हैं। तो कहाँ पर, मॉरिशस में, कहाँ हुई है ये ऑयल स्पिल की घटना, मॉरिशस में हुई है। तो गाइस क्या होता है ऑयल स्पिल, तो गाइस जो पानी के जहाज होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, वो जब चलते फिरते भी हैं तो उनमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। लेकिन ये जो ऑयल स्पिल है ये अब क्या हुआ है यहाँ पर, कि एक जहाज था जिसका नाम था वाकाशियो जिसका नाम था जहाज का, और वाकाशियो जहाज कहाँ का था, जापान का यह जहाज था, जो कि ब्राजील के लिए तेल भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, कहाँ के लिए, ब्राजील के लिए, जापान, अपने जहाज वाकाशियो से। तो बीच में क्या होता है गाइस, वो रास्ते से जा रहा था, तो गाइस मॉरिशस के पास जाकर वहां पर क्या हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, यानी कि तेल फैल गया, वहां पर तेल बिखर गया। तो गाइज यह घटना थी कहाँ पर, मॉरिशस के पास की, जो कि कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है। ठीक है गाइज, सबको याद रखना है। तो गाइज कितना तेल था, कितना फ्यूल था, कितना ईंधन था, तो 4000 टन ईंधन था, 4000 टन, कितना था, 4000 टन ईंधन था, जो कि ऑयल स्पिल हो गया, बिखर गया है। और ये जो ईंधन था इसका नुकसान क्या है, तो गाइस जो पानी के अंदर, जो समुद्रों में कौन रहते हैं, मैराइन लाइफ रहते हैं, यानी कि जो जीव रहते हैं समुद्रों में, उनको अफेक्ट करता है ये तेल। क्योंकि जब तेल पानी पर जम जाता है तो सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है, सूरज की रोशनी नहीं जा पाने की वजह से
जो अंदर के जीव होते हैं, पानी के अंदर के जीव होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो ऑयल स्पिल की घटना है ये बहुत ही उन जानवरों के लिए बहुत ही गंभीर चीज़ है। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको याद रखना है मॉरिशस के बारे में। और मॉरिशस के बारे में आपको मालूम होगा गाइस कि हमने हाल ही में एक न्यूज़ कवर की थी, जो थी हमने वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बनवाया है। मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट बनवाया है भारत ने। ठीक है गाइस, और इसी के साथ देख लीजिए कहाँ है मॉरिशस। तो गाइज यह है इंडियन ओशन। तो गाइज यह है इंडियन ओशन, और गाइज इसके साथ देखिए ये लग रहा है अफ्रीका, और इसी के साथ ये है मॉरिशस। मॉरिशस है ये, और इसी के साथ देखिए रीयूनियन आइलैंड है, मॉरिशस आइलैंड और रीयूनियन आइलैंड। तो गाइज कहाँ पर मॉरिशस में क्या हुआ है, ये ऑयल स्पिल हुआ है। तो गाइज मॉरिशस ने किससे हेल्प मांगी है, रीयूनियन आइलैंड से हेल्प मांगी है। ठीक है गाइज, इस समस्या को सुलझाने के लिए किससे, मॉरिशस ने रीयूनियन आइलैंड से क्या मांगी है, मदद मांगी है। तो गाइज अब आपको रीयूनियन आइलैंड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो गाइज रीयूनियन आइलैंड किसके अंडर आता है, ये फ्रांस का कब्जा है इस पर। किस पर, रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का कब्जा है। तो गाइज इसलिए आप सीधा कह सकते हैं कि मॉरिशस ने किससे मदद मांगी है, फ्रांस से मांगी है। तो गाइज आपसे पूछा जा सकता है कि रीयूनियन आइलैंड पर किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि मॉरिशस ने किससे मदद मांगी थी, तो उसमें ऑप्शन में आ सकते हैं कि रीयूनियन आइलैंड या फ्रांस। तो गाइज अगर कोई भी एक ऑप्शन दिखे तो आपको लगा देना है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है आज प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह केबल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है। तो गाइस हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसमें सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यानी कि पानी के अंदर एक तार बिछाया गया है, एक केबल बिछाया गया है। किसके लिए, इंटरनेट सुविधा के लिए। इंटरनेट सुविधा के लिए क्या किया गया है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। कहाँ पर, पानी के अंदर एक तार बिछाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रस्तावित है आज के यानी कि 10 अगस्त को जिसका उद्घाटन किया गया है। 10 अगस्त को जिसका उद्घाटन किया गया है। यह केवल, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह केवल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है चेन्नई में यह क्या, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई से, कहाँ पर गाइस, जैसे कि यह है भारत का पेनिसुला, और गाइस इस चेन्नई से कहाँ पर, चेन्नई से अंडमान निकोबार तक यह यानी कि पानी में क्या होगा, यह तार बिछाया गया है पानी में, और कहाँ तक ले जाया गया है, अंडमान निकोबार तक यह ले जाया गया है। तो जो कितनी इसकी किलोमीटर की लंबाई है, 2300 किलोमीटर की, 2300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है तार की। ठीक है, जितना ये बिछाया गया है कहाँ तक, अंडमान निकोबार तक यह बिछाया गया है। और अंडमान निकोबार तक भी रंगट से, पूरे अंडमान निकोबार में रंगट से कहाँ तक, नीचे तक आप देख लीजिए, ग्रेट पोर्ट ब्लेयर तक यह तार ले जाया गया है। यानी कि चेन्नई से पहले अंडमान निकोबार तक, और अंडमान निकोबार के भी रंगट से ग्रेट पोर्ट ब्लेयर तक ले जाया गया है यह तार। तो गाइस आपको याद रखना है किस चीज़ के लिए, ये इंटरनेट सुविधा के लिए यह कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे मोदी जी द्वारा। कब, 10 अगस्त को, यानी कि कल के दिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और बढ़ते हैं, यह हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, और ये हमारे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, जो है हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है, जो कि थे जम्मू कश्मीर के पहले और फॉर्मर आप कह सकते हैं, अब क्या थे, उपराज्यपाल थे। और इसी के साथ क्वेश्चन फॉर यू है, हाल ही में किसान रेल की शुरुआत की हुई है, इस पार्सल ट्रेन की घोषणा किस बजट में की गई थी, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी सफलता के लिए मेहनत करते जाइए। ठीक है गाइज।